नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम बात करेंगे विद्यालय के प्रमुख कार्यों की। देखिए, शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षा जो है औपचारिक समाज में विद्यालयों के माध्यम से ही बालकों तक पहुंच रही है। तो विद्यालय जो है वो हमारी एक प्रमुख केंद्र हो गए, तो उनके कार्यों को जानना समझना हमारे लिए अनिवार्य है। आइए आज हम बात करते हैं विद्यालय के प्रमुख कार्य वो क्या है। देखिए, सबसे पहला जो कार्य है वो है सामाजिकरण। जी हाँ, विद्यालय समुदाय के केंद्र हैं, सामाजिक व्यवस्था है विद्यालय। तो जब सामाजिक व्यवस्था है तो सामाजिकरण करना विद्यालय का प्रमुख कार्य हो गया कि बालक समाज में किस तरह से रहे, समाज में उसकी भूमिका क्या हो, वो किस तरह से विकसित होने के अवसर जुटाए और अन्य साथियों को भी विकास के भरपूर अवसर दे पाने की क्षमताएं उसके भीतर हो। सभी समुदायों के साथ उसका मेलजोल किस तरह से हो, ये सब चीज़ें हमारे लिए देखना समझना बहुत अनिवार्य है और यह सब कार्य विद्यालय का होता है। तो किसी भी बालक के समाजीकरण में जो प्रमुख भूमिका है वो विद्यालय की है, क्योंकि विद्यालय का यह एक प्रमुख कार्य है। क्योंकि विद्यालय में विभिन्न जातियों से, विभिन्न वर्गों से, विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थी आते हैं अध्ययन करने के लिए, और एक समुदाय की भांति वो सब साथ पल्लवित और पुष्पित होते हैं, उन्हें वो अवसर मिलते हैं। तो वहीं एक सामाजिक संस्कृति का जो विकास है उसका शुभारंभ वहाँ होता है। तो सामाजिकरण करना विद्यालय का प्रमुख कार्य है, ये उसकी श्रेणी में आता है। दूसरा जो कार्य है विद्यालय का वो होता है संस्कृति का हस्तांतरण। देखिए, हम जिस सांस्कृतिक वातावरण में रह रहे हैं, जैसे यदि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की अपनी एक संस्कृति है, उसका हस्तांतरण भी विद्यालय ही केंद्र है जहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे तक पहुँचता है। देखिए, जब हमारे भारत में औपचारिक शिक्षा प्रणाली से पूर्व गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, तो किस तरह से हिंदुस्तानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। और जब से औपचारिक शिक्षा पद्धति शुरू हुई और अंग्रेजियत का माहौल हमारे शिक्षा पद्धति में आया, तो हमारी जो संस्कृति है उसमें थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि भाषाई संस्कृति आई और औपचारिक विद्यालयों में अंग्रेजी को प्रमुखता से रखा गया। तो संस्कृति का हस्तांतरण, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक संस्कृति हुआ करती है, तो भाषा के साथ संस्कृति स्वयं भी जुड़ी होती है, तो संस्कृति का हस्तांतरण भाषा के माध्यम से होता है। और चूंकि भाषा का विकास हम विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं, तो संस्कृति का हस्तांतरण का जो कार्य है वह भी विद्यालय का हो गया। तो विद्यालय अपनी संस्कृति को इस तरह से विकसित करे, इस तरह से पोषित करे कि वह सामाजिक संस्कृति को अगली पीढ़ी तक सहजता से पहुंचा पाने में कामयाब हो सके। तो विद्यालय का प्रमुख जो कार्य है वो संस्कृति निर्माण का केंद्र होते हैं। तो संस्कृति के निर्माण केंद्र के रूप में विद्यालय को विकसित करना, उसको बरकरार रखना और उसमें अपभ्रंश वाली स्थितियां ना पैदा हो पाए उनका भी ख्याल करना, ये सारी चीज़ें, सारे कार्य विद्यालय के होते हैं। अगला जो कार्य है वो होता है चरित्र निर्माण। देखिए, विद्यालय में विद्या ददाति विनयम, ये हमने सुना है, पर जब तक विद्या नहीं लेंगे विनम्रता नहीं आएगी। और विनम्रता के साथ हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो मानव है वो मानव बन के रहे। तो मानवीय चरित्र का जो निर्माण है वो विद्यालयों का प्रमुख कार्य हो गया। तो ये आज हम देख रहे हैं कि शिक्षित व्यक्तित्व तो बहुत हैं, पर शिक्षित मानवता में कमी आई है। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी प्रमुखता से कहा गया है कि मानव को मानव बनाना। तो तभी तो होगा जब मानवीय चरित्र का विकास होगा। तो विद्यालय का जो कार्य है उसमें चरित्र निर्माण करना, यह भी एक प्रमुख कार्य हो गया है।
और हमें इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा, मनुष्य चरित्रवान नहीं हो पाएगा, तो शिक्षा जो है उसे सकारात्मक दिशा में नहीं ले जा पाएगी। तो शिक्षा से पहले चरित्र आता है। चरित्र जब बेहतरीन होगा तो शिक्षा सही दिशा में उस व्यक्ति को, समाज को आगे रख पाने में सहयोगी रहेगी। इसलिए विद्यालय का प्रमुख कार्य चरित्र निर्माण कहा गया। और इससे ही जुड़ा हुआ जो अगला कार्य है व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व मतलब सही शिक्षित, सुशिक्षित व्यक्तित्व का निर्माण। देखिए, अभी विद्यालयों में डिग्रीधारी पैदा हो रहे हैं। हम प्रमाण पत्र या डिग्रियां लेके विद्यालयों से, महाविद्यालयों से बाहर निकल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक सुदर्शन व्यक्तित्व के जो धनी विद्यालय से या महाविद्यालय से निकलने के बाद हमारी पीढ़ी को होना चाहिए, उसका अभाव दिखाई दे रहा है। अभी कुछ कॉलेज के बच्चे थे, आपस में बातें कर रहे थे और मैं एक दीवार के पीछे खड़ी थी। मैं उन्हें नहीं पता था मैं वहाँ हूँ, और मैंने सुना उनके आपसी हंसी मजाक को, गाली गलौज को, और वो बड़े खुश थे आपस में उन सब बातों को करके। और सब समृद्ध परिवारों के थे, सुशिक्षित परिवारों के थे, और सुशिक्षित बनने के लिए ही महाविद्यालय में प्रवेश किया था। और सभी, मुझे लगता है जहाँ तक मैं ख्याल रही, स्नातकोत्तर के विद्यार्थी थे। तो उनको देखकर ऐसा लगा कि क्या, और ये सब चीज़ें सहज हैं। जबकि अभी आज से 20-25 साल पहले भी यदि मैं देख रही थी तो मुझे लगा था नहीं, शिक्षित व्यक्ति तो इन चीज़ों से दूर रहते थे। और आज जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम उस गलती को, उस भूल को हंसी मजाक के साथ अपने बीच इतना सहज ले रहे हैं कि दोस्तों के भीतर तो यह सब चलता है। तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का केंद्र है हमारी। इस तरह की संस्कृति हमारे विद्यार्थियों तक थोड़ा सा ना पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यह भी विद्यालय का ही कार्य है कि वो एक सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी बन पाए। तो विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था हो कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के भरपूर अवसर उन्हें मिले और वो सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी होकर वहाँ से बाहर जाए। क्योंकि विद्यालय समाज का दर्पण होते हैं, महाविद्यालय भी दर्पण ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर गए तो और ज़्यादा कुछ निकल के आएगा, पर व्यक्तित्व ही नहीं हुआ तो उस दर्पण में समाज का चेहरा कितना विकृत दिखाई देगा। तो हमें इस कार्य पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए। विद्यालय का ही प्रमुख कार्य है, विद्यालय या शिक्षालय का ही प्रमुख कार्य होता है। अगला होता है व्यावसायिक कौशल। जी हाँ, देखिए, व्यावसायिक कौशल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर एक उम्र के पश्चात पारिवारिक जीवन के निर्वाह हेतु हमें व्यावसायिक कुशलताओं का आना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उन व्यावसायिक कुशलताओं के चलते हम अपने पारिवारिक जीवन का, सामाजिक जीवन का जो निर्वाह वो सहजता से कर पाते हैं। तो शिक्षा होना, शिक्षित होना, दीक्षित होना अलग चीज़ है, और व्यावसायिक कुशलताएं होना वो अलग चीज़ है। तो शिक्षा का जो केंद्र है, व्यावसायिक कुशलता देना भी उसका कार्य है, ताकि हमारा जो विद्यार्थी इतनी कुशलता के साथ जीवन में आगे बढ़े कि वह अपनी उन कुशलताओं को, अपने उन व्यावसायिक कौशलों को अपने आय प्राप्ति का साधन भी बना सके और अपने पारिवारिक जीवन को सहजतापूर्वक, सामाजिक जीवन को सहजतापूर्वक निर्वहन कर सके। तो व्यावसायिक कुशलता देना भी विद्यालय का एक प्रमुख कार्य है। क्योंकि अक्सर करके हम ये मानते हैं कि हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेंगे और फिर नौकरियों में आ जाएंगे, व्यावसायिक क्षमता अपने आप पैदा हो जाएगी। तो व्यावसायिक क्षमता मात्र डिग्रीधारियों में पैदा हो जाती हो, ये शायद हमारी भूल है। तो व्यावसायिक क्षमता पैदा करने के लिए व्यावसायिक कुशलता का होना बहुत आवश्यक है। यह भी विद्यालयों का कार्य है। इससे ही जुड़ा हुआ अगला कार्य जो आता है वो नेतृत्व क्षमता विकसित करना। देखिए, नेतृत्व क्षमता विकसित करना विद्यालय का प्रमुख कार्य है, क्योंकि हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे कदम आगे हो, इस तरीके से हो कि हमारे पीछे एक पूरी की पूरी फौज स्वतः ही आए,
वो तब संभव होगा जब हम सही और एक और नेक राह पर चलेंगे, तो नेतृत्व की क्षमता हमारे पास होगी। तो नेतृत्व की क्षमता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, तो हमें हमारे जैसे साथी और भी जुड़ पाएँ हमारे साथ, और उनका नेतृत्व करते हुए हम पूरे समाज को आगे ले जा पाएँ, उन्हें दिशाविहीन भटकने से रोक पाएँ। तो ये नेतृत्व क्षमता का विकसित होना भी विद्यालय में ही अनिवार्य माना जाता है, और ये कार्य भी उस विद्यालय का ही होता है। अगला होता है शिक्षा या ज्ञान निर्माण में भूमिका सहायक की। शिक्षा या ज्ञान निर्माण में सहायक की भूमिका ये विद्यालय की होती है कि हमेशा वो सहयोगी रहे, कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, ज्ञानवान हो, और हम उसको उस ज्ञान प्राप्ति की दिशा में, उस शिक्षा प्राप्ति की दिशा में सहयोगी रह सके। तो विद्यालय हमेशा सहयोगी रहे, बच्चे को सीखने और सिखाने का भरपूर अवसर दे, मददगार रहे, उसकी समस्याओं के समाधान की स्थिति में रहे, उसकी जटिलताओं को सुलझाने वाली स्थिति में रहे, ताकि बच्चा उसके भीतर ज्ञान निर्माण सहजता से कर पाए। उसको शिक्षित व्यक्तित्व के रूप में निर्मित होने में विद्यालय की भूमिका बहुत बड़ी होती है। उसे सहयोगी रहना होता है, उसे सारे संसाधन जुटाने होते हैं कि बच्चा ज्ञानवान होकर यहाँ से निकले। कई विद्यालयों के बाहर लिखा भी होता है ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, क्योंकि जब हम ज्ञान और शिक्षा लेकर यहाँ से जाएंगे तो हमें उसको समाज सेवा में ही सदुपयोग करना है। ये विश्वास तब होगा जब हम सही रूप में सही ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। स्व का विकास और सही विकास में थोड़ा सा अंतर होता है। तो यह कार्य भी विद्यालयों का ही है कि वो सहयोगी भूमिका में रहे, भारत के भीतर स्व तत्व, स्वार्थ तत्व नहीं, स्व तत्व का तो विकास हो, पर स्वार्थ तत्व उतना विकसित ना हो पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा ये विद्यालय का, क्योंकि विद्यालय सामुदायिक केंद्र है, समुदाय की रक्षा करेगा, समुदाय का निर्माण करेगा, समुदाय में को बनाए रखने में सहयोगी रहेगा। तो यह कार्य भी विद्यालय का ही हुआ। अगला कार्य होता है सर्वांगीण विकास करना। जी हाँ, हमारे विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, भौतिक बहुत सारे विकास हैं, जिन सबका विकास होगा तब जाके एक शिक्षित व्यक्तित्व निर्मित होगा। तो विद्यालयों का यह भी कार्य है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहयोगी रहे, और शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रमुखता से ध्यान दें, और उन्हें सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति में सहयोगी रहे, सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से उनके रुचिगत कार्यों की आपूर्ति करें, ताकि उनके भीतर एक बेहतरीन व्यक्तित्व का विकास हो, उनका शारीरिक विकास सही रूप में हो, श्रम और व्यायाम का जो अंतर है, जो महत्व है, वो बालक समझ पाए। ये सब चीज़ें जब बालक के भीतर पहुँचेंगी तो बालक का सर्वांगीण विकास सहजता से हो पाएगा। नैतिक मूल्यों की उसे जानकारी मिले, उसे नैतिक बने रहने में सहयोगी रहे, तो हमारा सर्वांगीण विकास जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो ये सब कार्य जो हैं विद्यालय के ही होते हैं। और आमतौर पर जब हम कहते हैं कि विद्या का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है विद्यालय, वो आपने देखा होगा ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी और अन्य तथ्य हैं जो विद्यालय के प्रमुख कार्यों की श्रेणी में आते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें इन सब कार्यों की जानकारी बेहद अनिवार्य है। हमें अपना पाठ्यक्रम इन सब बिंदुओं के मद्देनज़र बालकों तक पहुंचाना है, कि हमें हमारा कार्य अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से इन कार्य की आपूर्ति करना। खाली पाठ्यक्रम को विद्यार्थी तक पहुंचाना किसी भी शिक्षक का कार्य नहीं होता। विद्यालय का जो कार्य है शिक्षकों के मार्फत ही पूरा होता है। तो शिक्षक एक माध्यम है, विद्यालय का कार्य
शिक्षकों के माध्यम से ही पूरा होता है, इसलिए हम शिक्षकों को ये सारी जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ हम पाए हैं आज। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।